ओम केयर अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 1 से 7 मई तक के करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके कवर करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में कुछ साउंड इशू आ जाने के कारण इसका वीडियो अधूरा रह गया था, जिस कारण से इसे हम इस बार जो है पूरा वीडियो करेंगे। इसमें मैंने टॉप सभी क्वेश्चंस को एमसीक्यूज के फॉर्म में रखा है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की है? तो इसका आंसर है गांधीनगर, गुजरात। मैंने आपको बताया था। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी दो संस्था के बीच में एक सरकारी मानक स्थापित करना। दो संस्थाएं जैसे कोई बैंक या बीमा कंपनी यदि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन करती हैं, तो उनके बीच में निगरानी करने का कार्य जो सरकारी मानक स्थापित करने का कार्य करती है, वो IFSCA करेगी। ये नई संस्था का जो है अभी 2019 में इसकी स्थापना जो है एक्ट लाके की गई है। तो ये गांधी नगर, गुजरात में इसकी स्थापना हुई है और इसका कार्य है वित्तीय लेन देन में, किन्हीं दो संस्थाओं के बीच वित्तीय लेन देन में एक सरकारी मानक को स्थापित करना, निगरानी का कार्य करना, एक वॉचडॉग की तरह। तो ये हो गया। इसके बारे में अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ने शपथ ली है, उनका नाम क्या है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी जी को जो है बनाया गया है। तो अभी इन्होंने शपथ ली है, फरवरी के कुछ महीने पहले इनके नाम की घोषणा हुई थी। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। आयोग होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसके ये अध्यक्ष होते हैं। तो इस आयोग में 1+2 का स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक अध्यक्ष होता है और दो इसमें विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, सतर्कता आयुक्त होते हैं इनके सहयोगी के रूप में। तो ये जो दो विजिलेंस कमिश्नर हैं, जिसमें से ये अभी नियुक्त हुए हैं सुरेश एन पटेल हैं और एक हैं शरद कुमार। तो इस प्रश्न का आंसर वैसे संजय कोठारी है, लेकिन विजिलेंस कमिश्नर दो हैं, ये सुरेश एन पटेल और शरद कुमार। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है कब आया था? तो ये के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में आया था। तो उस समय ये एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह था, कार्यकारी संस्था की तरह था। उसके बाद जो है इसको अधिनियमित किया गया था 2003 में, मतलब एक्ट लाया गया था 2003 में, जो एक जिसके बाद वो एक सांविधिक निकाय की तरह ये बन गया। तो अब ये जो है स्टेटरी बॉडी है, एक सांविधिक निकाय है। ध्यान दीजिएगा, सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। अब इसमें एक ये ऑप्शन है विमल जुल्का जी का, ये कौन है? तो ये है CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, केंद्रीय सूचना आयुक्त है। ऐसे ही एक और पद होता है CEC का, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त। तो इस समय CEC कौन है? सुनील अरोड़ा जी। अगले प्रश्न में चलते हैं। नॉर्वे के एक संस्थान ने आंतरिक विस्थापन वैश्विक रिपोर्ट 2020 जारी की है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान पहला है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आंतरिक विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट साइंस वाला नहीं, इसमें माइग्रेशन से रिलेटेड जो है ये संस्था रिपोर्ट जारी करती है।
वैसे संस्था का नाम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। रेफ्यूजी काउंसिल इस संस्था का नाम है, नॉर्वे की एक संस्था है। इसमें मेन मुद्दे की बात ये है, इसमें माइग्रेशन जो है सबसे ज़्यादा हुआ है भारत में, मतलब उच्च विस्थापन जो है, माइग्रेशन, हाईएस्ट माइग्रेशन भारत में हुआ है। तो इसमें यदि माइग्रेशन की संख्या में बात किया जाए तो 5 मिलियन लोग जो है माइग्रेट हुए हैं भारत से। तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे माइग्रेशन हुआ है। और यदि पूरी दुनिया की बात किया जाए तो दुनिया में 50 मिलियन लोग जो है माइग्रेट हुए हैं। तो ये माइग्रेशन होता किन कारणों से है, मतलब ये विस्थापन लोग करते हैं, तो इसके 3-4 प्रमुख कारण हैं। पहला तो रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट। दूसरा कारण हो सकता है कोई क्षेत्रीय वाद विवाद, कोई कॉन्फ्लिक्ट के कारण, कोई हिंसा, वायलेंस के कारण हो सकता है, अथवा जैसे इस टाइम पे डिजास्टर है, आपदा का समय, तो इस कारण से भी माइग्रेशन हो सकता है। तो ये जो है किसी भी विकासशील देश का एक स्वाभाविक फैक्टर है। तो इनमें यदि माइग्रेशन होता है किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण, किसी वायलेंस के कारण या डिजास्टर के कारण, तो ये किसी भी देश के लिए जो है, किसी भी विकासशील देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बट यदि एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेशन होता है तो वो ठीक है। तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का उच्चतम स्थान है, हाईएस्ट माइग्रेशन भारत में हुआ है। 5 मिलियन लोगों का जो है माइग्रेशन हुआ है। और यदि दुनिया की बात किया जाए तो 50 मिलियन लोगों का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने कोरोना से लड़ने हेतु किस देश को हाल ही में 150 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा विनिमय सहायता प्रदान की है? तो ये देश है मालदीव। मालदीव को 150 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा विनिमय सहायता। विदेशी मुद्रा विनिमय सहायता का मतलब है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप की फैसिलिटी दी है भारत ने। मतलब यदि यह पैसे मालदीव लौटाएगा तो वह अपनी मुद्रा में ही लौटा सकता है, मतलब अपनी मुद्रा में ही इसको लौटा सकता है, ना कि डॉलर में। जैसे इंटरनेशनल लेन देन होता है तो अधिकतर देशों में जो देशों के बीच जो लेन देन होता है वो डॉलर में होता है। तो इसको डॉलर में ना वापस करके ये अपनी ही मुद्रा में वापस कर सकता है। तो मालदीव की भी यह करेंसी है, मालदीवी रुपया। तो ये अपने मुद्रा की वैल्यू की तरह नहीं है, उसकी वैल्यू अलग है, बट उसको भी रुपया करके जो है प्रोनाउंसिएट किया जाता है, रुपया करके। तो वो अपनी मुद्रा में इसको वापस कर सकता है। मालदीव के साथ करेंसी स्वैप की सहायता भारत ने किया है, और भूटान के साथ भी कई बार करेंसी स्वैप वाली सुविधा को जो है दे चुका है। ये बड़ी बात है, करेंसी स्वैप की फैसिलिटी देना किसी भी देश को। और यदि इस टाइम पे सहायता की बात की जाए तो और भी अन्य देशों की सहायता भारत ने की है, जैसे मेडिकल सुविधाएं देना वगैरह वगैरह। तो बांग्लादेश को भी सुविधाएं, ऐसी कई अन्य जो फ्रेंडली कंट्री है हमारी, उनको कई सहायता दी है। इसमें कई बार जो है हमने मालदीव के बारे में सुना है। तो समय समय पर भारत की सेना ने और भारत ने यह मालदीव को कई सहायताएं यहाँ पे प्रदान की है। तो जैसे बात किया जाए मालदीव की पुराने इतिहास में 1988 में मालदीव की सरकार का जो है तख्ता पलट होने वाला था। उस टाइम पे भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस, जिसके माध्यम से मालदीव की सरकार को
बचाया था भारतीय सेना ने। उसके बाद एक ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नीर। ऑपरेशन नीर करके जो ऑपरेशन है उसमें मालदीव को पानी के संकट से, पेयजल संकट से बचाया था। अभी एक ऑपरेशन चर्चा में था, ऑपरेशन संजीवनी। तो ऑपरेशन संजीवनी के तहत हमने भारत ने मालदीव को 6.2 मिलियन टन दवाओं की जो है सहायता प्रदान की है। तो ये कुछ जो है ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जे अरुण कुमार। इसके अतिरिक्त इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसमें ये वोरकेरी रमन जो है ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच हैं। रवि शास्त्री आपको पता है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कोच हैं। स्टुअर्ट मॉर्गन जो है ये इंडियन हॉकी की जो है कोच हैं। तो ये हो गया अपने। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये नई संस्था IFSCA के बारे में ध्यान रखना है, CBC के बारे में ध्यान रखना है। इस स्लाइड में ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसमें मालदीव से रिलेटेड जो है ये चर्चाओं को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एरो इंडिया का 13वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में यहाँ पे कहना गलत होगा, कहाँ आयोजित किया जाएगा भी। फरवरी में ये आयोजित किया जाएगा। 3 से 7 फरवरी 2021 में ये आयोजित किया जाएगा। 2021 में ये जो है ये 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। ये एयरफोर्स द्वारा, ये रक्षा मंत्रालय इसको आयोजित करवाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इसका आयोजन किया जाएगा कर्नाटक में। ये इसका आंसर हुआ। ये शो प्रदर्शनी की जाती है 2 साल में एक बार शो के रूप में, और शक्ति प्रदर्शन के रूप में जो है इसका आयोजन किया जाता है 2 साल में एक बार। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस राज्य ने छात्रों के लिए जगन्ना विद्या दिवेना नामक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना शुरू की है? तो जगन्ना नाम से है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के CM का नाम है जगन मोहन रेड्डी। तो यहाँ जगन्ना विद्या दिवेना इम्पोर्टेंट है, ये योजना आपको याद रखना है। इन्होंने ये योजना शुरू की है। तो शुल्क प्रतिपूर्ति योजना मतलब शुल्क से जो है इनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी, शुल्क प्रतिपूर्ति जो है सरकार करेगी। तो इसमें जो है जगन्ना विद्या दिवेना, यहाँ जगन्ना का मैं यदि संधि विच्छेद करूं तो यहाँ पे जगन, इनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, जगन, और अन्ना जो है बड़े भाइयों को साउथ इंडियन में कहा जाता है। विद्या दिवेना, विद्या का दिवेना मतलब दान करना। यहाँ पे एक और जो है इसी तरह एक योजना और चालू हुई है जिसका नाम है जगन्ना वसीथा दिवेना, वसाथी दिवेना। तो इसमें जो है कॉलेज के जो भी स्टूडेंट हैं, हॉस्टल या मैस में जो भी हैं स्टूडेंट्स, उनका भी खर्चा जो है ये सरकार उठाएगी। तो जगन्ना वसाथी दिवेना और जगन्ना विद्या दिवेना ये दोनों योजनाएं जो है आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यदि ये जगन्ना विद्या दिवेना की बात करें तो इसमें 4000 करोड़ रुपए का जो है सरकार ने इसमें इन्वेस्ट किया है, 4000 करोड़ रुपए, और इसमें 14 लाख छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाराष्ट्र को हाल ही में
किस संस्था ने ग्रामीण कृषि ग्राहकों को विद्युतीकृत करने के लिए $346 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो ये संस्था है एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने महाराष्ट्र को सहायता दी है, ये आपको याद रखना है। एशियाई विकास बैंक की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966। 19 दिसंबर 1966, ये आपको डेट याद रखना है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष जो है मसत्सुगु असाकावा है। तो ये आपको इतनी बातें एशियाई विकास बैंक से याद रखना है अतिरिक्त रूप से। यहाँ पे और इन ऑप्शंस की बात करें तो ये नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है। ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म भी आपको जानना जरूरी है। इसकी स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये एनडीबी क्या है? तो एनडीबी ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है ये ब्रिक्स देशों द्वारा ये बनाया गया है। 2014 में ब्रिक्स देशों द्वारा इसकी स्थापना हुई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक और एक और संस्था है आईएमएफ। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो स्थापना हुई है एक ही साथ, मैंने आपको बताया था, एक ही साल इसकी स्थापना हुई है। कब? 1944 में। 1944 में एक कन्वेंशन हुआ था, एक समझौता हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था 1944 में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जिसके बाद जो है इन दो संस्थाओं की स्थापना की गई थी वाशिंगटन डीसी यूएसए में। जो यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि 1944 में इन दोनों संस्थाओं की स्थापना हुई थी यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक की यदि बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। इसमें एक व्यक्ति है भारतीय, अंशुला कांत करके, इनको भी आपको याद रखना है। डेविड मालपास अध्यक्ष है और सीईओ आई थिंक अंशुला कांत है, उनका नाम है, आपको याद रखना है। आईएमएफ की यदि बात करें, इनके जो प्रमुख हैं, इनकी प्रमुख जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इनके अध्यक्ष जो है पूछे आते हैं, आपको याद रखना है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। और इनमें आईएमएफ में एक भारतीय अमेरिकन है, चीफ इकोनॉमिस्ट है, प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में है, गीता गोपीनाथ। इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में किस शोध संस्थान ने अल्जाइमर अवरोधक, अल्जाइमर इनहिबिटर जो है विकसित किया है? तो ये संस्था है जीएनसीएआर। जीएनसीएआर। पहली बात तो ये अल्जाइमर अवरोधक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्या होता है। अल्जाइमर एक बीमारी है जो याददाश्त कम होने की बीमारी है। याददाश्त कम हो जाती है और इस अल्जाइमर रोग भी होता है, बट इसका एक और भी नाम जो है, इससे जो एक बीमारी होती है उसका एक पर्टिकुलर नाम है, डिमेंशिया करके इसको टर्म किया जाता है, डिमेंशिया बोला जाता है। तो अल्जाइमर भी आप बोल सकते हैं, और इससे जो बीमारी होती है डिमेंशिया होती है, याददाश्त से रिलेटेड बीमारी, याददाश्त कम हो जाती है इससे। तो इसमें जो है ये अल्जाइमर अवरोधक इस संस्था ने जो विकसित किया है वो आयुर्वेदिक तरीके से जो है इसको बनाया है। तो इस संस्था के बारे में यदि बात करें, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक
रिसर्च, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये आपको इतनी बात इस संस्था के विषय में याद रखना है। इसकी बात की जाए संस्थापक की, तो आप उन व्यक्तित्व से परिचित हुए। प्रोफेसर CN राव जो है, इनके संस्थापक 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये मल्टी डायमेंशनल इंस्टीट्यूट है, कई जो है अनुसंधानों पे कार्य करता है। इसमें एक और बात आपको याद रखना है, अल्जाइमर अवरोधक, इसका नाम जो है बेर-डी है। बेर-डी ये इसका नाम है। बेर-डी नामक ये अल्जाइमर अवरोधक है, जो एक हर्ब से तैयार किया गया है, एक आयुर्वेदिक पौधे से, जिसका नाम है बारबेरी। बारबेरी नामक आयुर्वेदिक पौधे से इसको जो है नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से इसको तैयार किया गया है। तो ये JNCAR ने इसको तैयार किया है। इसके अतिरिक्त यदि इन संस्थाओं की बात किया जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अभी इस टाइम पे बहुत चर्चा में थे। तो ये है CSIR, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है भारत की सर्वोच्च संस्था है CSIR। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये 26 सितंबर 1942 में इसकी स्थापना हुई है। इसको आपको याद रखना, नई दिल्ली में है ये इसका हेडक्वार्टर, 1942। और इसके फाउंडर की यदि बात की जाए, उनसे भी आप परिचित हैं, उन्हीं के नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर जी। शांति स्वरूप भटनागर जी इसके फाउंडर हैं CSIR के। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ये। इनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है इसी क्षेत्र में, जो महत्वपूर्ण उपलब्धि वाले इंस्टीट्यूट और व्यक्ति होते हैं, उनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है। ये साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक सर्वोच्च संस्था है भारत की। ICMR की यदि बात करें तो ये मेडिकल क्षेत्र में जो है, ये भी एक टॉप संस्थाओं में से एक है। ये इसका भी जो है हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, 1911 में, आपको याद रखना है। तो पहले इसका नाम जो है IRFA था, फिर 1949 में इसका नाम हुआ था ICMR। तो ये मेडिकल फील्ड में ये रिसर्च करती है, और ये साइंस और टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। JNCAR की बात करें तो ये मल्टी डायमेंशनल है, और DRDO तो आप जानते ही हैं, रक्षा अनुसंधान से संबंधित है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रमुख जो है G. सतीश रेड्डी है। ये तो चर्चा में है ही। मैंने DRDO से रिलेटेड एक मिशन से रिलेटेड DRDO के मिशन से रिलेटेड वीडियो बनाया है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके। मैंने मिशन शक्ति का वीडियो बनाया है, जिसमें DRDO के बारे में मैंने बताया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, किस देश के मौसम विभाग ने हिंद महासागर क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए 169 नए नाम जारी किए हैं? तो ये भारत की ही संस्था है, भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD करके इसको टर्म किया जाता है, भारतीय मौसम विभाग। तो पहली बात तो ये प्रश्न के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हिंद महासागरीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए 169 नए नाम जारी किए। चक्रवातों के नए नाम जारी पहली बात तो किया जाता है, आप ये जान लीजिए। जैसे हम चक्रवातों के कई नाम सुनते रहते हैं, जैसे अभी फौनी आया था, और ऐसे बुलबुल, ये सारे और कई नाम जो है। तो ये जब जैसे चक्रवात कोई आता है तो उसका नाम तुरंत ही या उसके बाद नहीं रखा जाता है, ये पहले से ही लिस्ट जारी की जाती है।
तो ये लिस्ट जारी हुई है इसकी, जिसमें 169 नए नाम जो है जारी किए गए हैं। तो ये इससे पहले 2004 में नामकरण हुआ था, मतलब नामों की लिस्ट आई थी इसके पहले 2004 में, और ये अब जो लिस्ट अभी आई है 2020 में। तो इसकी यदि सर्वोच्च ये नाम जारी करने की यदि सर्वोच्च संस्था की बात किया जाए दुनिया में, वर्ल्ड में, तो भारत की है, जो आसपास के 13 देश जो है मिलके इसी IMD के नामों को ही फॉलो करती है, जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास के 13 देश हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, ओमान, कतर, UAE, सऊदी अरब, यमन, थाईलैंड, बांग्लादेश। ये सारे जो देश हैं 13 देश, वो IMD के नामों को ही फॉलो करते हैं। ये नाम जो है ये सेक्टर वाइज जो है डिसाइड किए गए हैं। WMO जो है पूरे वर्ल्ड में इसको नामकरण को जो है नामकरण करती है। तो इसने जो है 6 क्षेत्रों में इसको बांटा है, 6 क्षेत्रों में इसको बांटा है, जिसमें एक क्षेत्र ये अपना हिंद महासागर क्षेत्र और बंगाली खाड़ी का है। इसमें और भी डिटेल में सारी बातें हम आगे आने वाली वीडियो में करते रहेंगे। अभी फिलहाल अब इसमें इतना जान लीजिए, चक्रवात कैसे बनता है। तो चक्रवात जैसे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में यदि अत्यधिक ताप बढ़ता है, जिसके कारण से वहाँ की हवा जो है हल्की होके ऊपर उठ जाती है और वहाँ पे लो प्रेशर का जोन बन जाता है। तो उस क्षेत्र को कवर करने के लिए आसपास की वायु आती है और वहाँ पे चक्रवात पैदा हो जाता है। तो ये चक्रवात जो है यदि अर्थ की बात किया जाए तो दोनों उसमें क्या दोनों ही गोलार्धों में अलग अलग डायरेक्शन में आता है। तो यदि नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात की जाए तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में उत्तरी गोलार्ध में ये वामावर्त दिशा में आते हैं। ये कोरियोलिस प्रभाव के कारण होता है। डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए, ये जो चक्रवात आते हैं उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, कोरियोलिस प्रभाव के कारण इनकी दिशाएं बदल जाती हैं। और यहाँ पे साउथ हेमिस्फेयर की बात की जाए यदि दक्षिणी गोलार्ध की, इसमें क्लॉकवाइज आते हैं। तो इतनी बात आप याद रखिएगा इसमें। और इस प्रश्न में आपको ये पता चल गया कि इसके नाम जो है जारी किए जाते हैं, इसके पहले 2004 में जारी किए गए थे और अभी जो है 169 नए नाम IMD ने जारी किया है, जिसमें 13 देश जो है इसकी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए जिलों को कितने भागों में विभाजित किया है। तो यहाँ पे आपको पता है, सामान्य से इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। 3 भागों में इसको विभाजित किया है, जिसमें 733 जिले हैं, 733 जिले हैं और इनको 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें 3 भाग कैसे, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। तो इसमें ये ज़्यादा डेटा जरूरी नहीं है, 733 जिले हैं, बट आप याद रख सकते हैं इसको 733 जिले में जो है इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें आप इतनी बात जो है ध्यान रख सकते हैं, आप किस में जो है कौन सी कितने जिले हैं, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ। इसमें जो ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन करना, ऑरेंज जोन से रेड जोन में करना, मतलब ये डाउनग्रेड करना, ये केंद्र सरकार का काम है या राज्य सरकार का। तो ये आप जान लीजिए, ये राज्य सरकार करती है डाउनग्रेड करने का काम। मतलब ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आना और किस क्षेत्र को ऑरेंज जोन से रेड जोन में आना है, तो ये डाउनग्रेडिंग जो करती है ये राज्य सरकार करती है। और यदि रेड जोन से ऑरेंज जोन में, ऑरेंज से ग्रीन में, तो
ये कार्य जो है केंद्र सरकार करती है, ये आप अपनी बात इसमें याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काले चावल उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है, काले चावल को अभी जीआई टैग दिया गया है मणिपुर। मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर का यह काला चावल एक विशेष महत्व रखता है। हमने आप सभी ने सुना होगा, जो है दो ही कलर के चावल, जैसे ब्राउन एक होता है, गोल्डन राइस भी बोल दिया जाता है उसको, और वाइट है, बट ये विशेष तरह का महत्व रखता है काला चावल। इसका एक विशेष नाम भी है, चाको हाओ इसका नाम है, आपको याद रखना है। चाको हाओ मणिपुर का ये चावल है जो ब्लैक कलर का होता है, तो इसको काला चावल बोला जाता है। चाको हाओ इसका नाम है। तो इसमें विशेष तरह की सुगंध होती है, और इसका खीर वगैरह जो है यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है मणिपुर में। तो ये चाको हाओ इसका नाम है, आपको याद रखना है। अब पिछले गत वर्ष की बात करें तो दो चावल को और जीआई टैग दिया गया था, जो बिहार और असम से संबंधित है। तो बिहार में जो जिसको जीआई टैग दिया गया था उसका नाम था कतरनी चावल, और असम में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, असम में जिसको जीआई टैग दिया गया था उसका नाम है बोकासोल चावल। इसकी खासियत बोकासोल चावल की ये है कि ये जो है इसको पकाना नहीं पड़ता। ये इसको यदि पानी में डाल दिया जाए और उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद ये खाने लायक हो जाता है। तो असम का बोकासोल चावल, ये इसको जीआई टैग दिया गया है, और बिहार का कतरनी चावल, ये 2019 का है वैसे। तो 2019 में लगभग 14 प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया गया था। इस वर्ष जो है अभी तक तो अभी पूरा जो है वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ, बट इस बार जो है ज़्यादा जीआई टैग जो है दिए नहीं जाएंगे। तो आपको पिछले वर्ष के कुछ चर्चित मुद्दों को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये अभी 3-4 प्रोडक्ट को दिया गया है। तो इसमें एक प्रोडक्ट तो हमने जान लिया 2020 का, ये काला चावल जो मणिपुर से संबंधित है। अभी इसके अलावा जो है गोरखपुर का टेराकोटा, ये टेराकोटा जो है, टेरिकोटा या टेराकोटा भी मिलता है। तो टेराकोटा क्या है, गोरखपुर से संबंधित है। पहली बात तो ये जान लीजिए। टेराकोटा एक मिट्टी की विशेष मूर्तियां हैं, जिसमें एक विशेष नेचुरल कलर जो है लगाया जाता है, और ये अलग अलग डिजाइन्स जो है बनाई जाती हैं। तो ये गोरखपुर का टेराकोटा है, इसको आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर का केसर, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, जम्मू कश्मीर का केसर। तो इसको आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर का केसर। और इसमें दक्षिण तमिलनाडु का एक विशेष तरह की जो पीनट से बनती है मिठाई, उसको भी जो है जीआई टैग दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर का केसर, गोरखपुर का टेराकोटा, और मणिपुर का काला चावल। तो टेराकोटा की बात करूँ तो इसमें जो खासियत है, इसमें मई जून के टाइम पे वहाँ के लोग तालाब से मिट्टी वगैरह खोद के लाते हैं, और उससे मूर्तियाँ बनाते हैं, और उसमें एक घोल बनाकर, घोल में बेकिंग सोडा रहता है, और पेड़ की आम की छाल, उसका एक विलयन बनाते हैं, सॉल्यूशन उसमें डुबो देते हैं, जिससे नेचुरल कलर आता है ब्राउनिश कलर का। अगली बार से हम आपको यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी ऐड करेंगे, और कुछ और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा सारी चीज़ें। तो उसमें एक ऐसा ब्राउनिश कलर आता है, नेचुरल कलर, जो कई सालों तक जाता नहीं है। तो ये खास महत्व रखता है। जो भी कोई प्रोडक्ट उसे जीआई टैग दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इस पर हम स्पेशल जो है अलग से एक वीडियो बनाएंगे,
इसलिए अभी आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखना है। यदि इसके बारे में और यदि बात करें तो भारत का पहला जीआई टैग वाला जो उत्पाद है वो दार्जिलिंग का टी है। इसमें यदि राष्ट्रीय स्तर पे बात किया जाए तो 1999 में जो है एक एक्ट आया था, उसके बाद जो है ये जीआई टैग अस्तित्व में आया था भारत में 2003 में। 2003 में इसको लागू किया गया था। और यदि विश्व स्तर पे बात किया जाए तो इसमें डब्ल्यूटीओ जो विश्व व्यापार संगठन है उसके ट्रिप्स समझौते से है जो ये अस्तित्व में आया है। तो ये इस पर हम स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल इतनी बातों का आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह हैं, जिनको ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया गया है। जापान का ये सर्वोच्च सम्मान है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनरेगा के तहत रोजगार देने में सबसे अव्वल राज्य कौन सा रहा है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। छत्तीसगढ़ जो है मनरेगा के तहत अव्वल राज्य रहा है। तो ये मनरेगा आपको पता होना चाहिए, ये पहले नरेगा था, बाद में एमजी नरेगा करके इसको पढ़ा जाता है। एमजी नरेगा, मनरेगा हिंदी में बोला जाता है। तो इसमें रोजगार गारंटी से रिलेटेड योजना है। एक परिवार के एक किसी मतलब एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की ये गारंटी देने की योजना है। तो इसमें छत्तीसगढ़ जो है टॉप पे रहा है। इसने 18.51 लाख लगभग जो है 18.5 लाख लोगों को रोजगार देने का इस योजना के तहत इसने रिकॉर्ड बनाया है। इसमें दूसरे स्थान पे यदि बात किया जाए तो दूसरे स्थान पर राजस्थान है। तीसरे स्थान पर इस में जो है यूपी है। और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। पांचवें स्थान पर जो है अपना मध्य प्रदेश है। जिसमें आपको याद रखना है मनरेगा के तहत रोजगार देने में टॉप पे छत्तीसगढ़ है, सेकंड पोजीशन पे राजस्थान है, थर्ड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है, फोर्थ पोजीशन पे वेस्ट बंगाल है और फिफ्थ पोजीशन पे अपना एमपी है, मध्य प्रदेश। इस छत्तीसगढ़ के और भी स्टैटिक बात करें तो यहाँ तो आपको पता है सीएम भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। यहाँ की लोकसभा सीट जो है 11 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। यहाँ का राष्ट्रीय पार्क से संबंधित एक डेटा आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पार्क, एक नया राष्ट्रीय पार्क जुड़ा है गुरु घासीदास, तो इसको आप नवंबर में जुड़ा है, इसको आपको याद रखना है। तो गुरु घासीदास करके राष्ट्रीय पार्क है जो नवंबर में अभी वर्तमान में जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस राज्य की विधान परिषद के लिए कोरोना में भी द्विवार्षिक चुनाव कराएगा? तो ये है महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र की सरकार पे भी राजनीतिक संकट आया था। इसके पहले मध्य प्रदेश भी चर्चा में था, बट ये ऐसा संकट वहां पे नहीं आया था। तो यहाँ किस तरह का ये संकट आया था, राजनीतिक संकट? तो यहाँ पे विधान परिषद, पहली बात तो आप जान लीजिए विधान परिषद के लिए इनको चुनाव क्यों करना पड़ा, ये विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हुआ? तो पहले बात तो आप जानिए कि कोरोना महामारी के कारण जो है चुनाव आयोग ने विधानसभा का चुनाव करने से मना कर दिया, पहली बात तो। अब इनको जो है ये चुनाव करना क्यों पड़ रहा है? यहाँ के सीएम जो बन गए हैं उनको सीएम कैसे बनाया गया, क्या इनकी जो है किस तरह से योग्यता होती है,
इसमें आपको पता है योग्यता इनकी सीएम ये 163 आर्टिकल के तहत जो है इनको बनाया जाता है। तो जब इन्होंने सीएम की जो है शपथ ली थी तो उस समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और यदि सदस्यता की बात की जाए तो ये 164 आर्टिकल 164 के क्लॉज 4 में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, वो भले ही किसी भी सदन का सदस्य ना हो, बट उसे 6 माह तक सदस्यता लेनी होती है, नहीं तो उसकी जो है सरकार गिर सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने सीएम की शपथ ली थी 28 नवंबर 2019 को, जो 6 माह पूरा हुआ है 28 मई 2020 को ये 6 माह इनका कंप्लीट हो जाएगा, जिसके चलते इनकी सरकार जो है यदि वो सदस्यता नहीं ग्रहण करते तो गिर सकती थी। बट इन्होंने राहत की सांस ली है। अभी क्या हुआ है इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। तो विधानसभा चुनाव जो है कोरोना महामारी के कारण सस्पेंडेड हुए, जिसके कारण से अब दूसरा रास्ता इनके पास बचा सदस्यता ग्रहण करने का विधान परिषद के माध्यम से। तो विधान परिषद में आपको पता है कि द्विवार्षिक चुनाव होते हैं। तो इनकी जो सरकार में इनकी जो कैबिनेट थी, इन्होंने इनका नाम दिया उद्धव ठाकरे जी का राज्यपाल को, इसके लिए, इसकी सदस्यता के लिए। तो उन्होंने बोला कि अभी जो है राज्यपाल यहाँ के कौन है, राज्यपाल जो हैं यहाँ के, उन्होंने बोला कि अभी समय है, उसको जो है चुनाव को अभी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें अभी टाइम है, तो इसमें बाद में कराने के लिए उन्होंने टाल दिया, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे जी ने पीएम से संपर्क किया, कॉल किया, तो उन्होंने जो है राज्यपाल को बोला, जिसके कारण से अब जो है ये चुनाव होने वाला है। तो 21 मई को ये चुनाव होगा, जिसके पहले मतलब 28 मई के पहले इनको सदस्यता मिल जाएगी और इनकी सरकार जो है बच जाएगी। तो यहाँ पे कुछ बातें मैंने बता दी है, शायद आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुई होगी। तो यहाँ गवर्नर का बीच में क्या रोल आ गया, तो यहाँ गवर्नर ने मना फिर क्यों कर दिया। तो पहली बात तो आप जानिए, गवर्नर को जो है विधान परिषद के चुनाव में 1/6 1/6 मेंबर को अपॉइंट करने का, नॉमिनेट करने का जो है अधिकार होता है। तो और वो इनका ये जो है डिस्क्रिशनरी पावर होता है, विवेकाधीन शक्ति होती है। वह चुनाव जो है इनके नाम को एक्सेप्ट करें, चुनाव कब करवाएं, ये इनका ये विवेकाधीन शक्ति होती है, जिसके कारण से इन्होंने यहाँ पे मना कर दिया था। और ये सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चली गई थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये गवर्नर का, राज्यपाल का डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने पीएम को कॉल किया, जिसके बाद राज्यपाल को कहा गया होगा सरकार के द्वारा, जिसके कारण ये चुनाव की नई डेट जो है डिसाइड हुई। 21 मई को इसका चुनाव होगा, 28 मई के पहले इनका शपथ वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर रूफदार विकसित किया है। तो ये है आईआईटी बॉम्बे। आपको ऐसे ही याद रखना है, मैकेनिकल वेंटिलेटर रूफदार, ये नाम आया था कई बार चर्चा में था, मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। आईआईटी बॉम्बे जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में फील्ड कप हार्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है। तो इसका आंसर है सानिया मिर्जा, टेनिस खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। फील्ड कप हार्ट अवार्ड ये दिया गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा देश भारत के पहल प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो अमेरिका इसका आंसर है। पहल प्रोजेक्ट के बारे में आप जान लीजिए। पहल प्रोजेक्ट, इसके जो है फुल फॉर्म को जानना आपको जरूरी है। तो पी फॉर पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस लॉन्गिविटी। तो यहाँ आपको इससे योजना के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। ये पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर, तो ये अफोर्डेबल हेल्थ केयर को उपलब्ध कराने वाला प्रोजेक्ट है। किसके लिए? तो ये शहरी जो अर्बन लोग हैं, अर्बन गरीब लोग, जो शहरी गरीब लोग और जो पिछड़े वर्ग का तबका है, जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से जो है वंचित है, उनके लिए पहल प्रोजेक्ट चलाया गया है। अफोर्डेबल मतलब अच्छी, सस्ती व गुणवत्ता युक्त उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, देखभाल दी जाएगी इस प्रोजेक्ट के तहत। तो ये स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है। बुनियादी तौर पे इसको जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये पहल प्रोजेक्ट का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस लॉन्गिविटी, लॉन्ग टाइम तक जो है एक्सेस किया जाएगा इसको। ये पहल प्रोजेक्ट में जो है हेल्प किया है, वित्तीय सहायता दी है। कितनी वित्तीय सहायता दी है? तो $3 मिलियन की वित्तीय सहायता दी है। अमेरिका की एक जो है वहाँ पे एजेंसी है USAID करके, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये यूएसए की संघीय सरकारी एजेंसी है जो मुख्य रूप से नागरिक विदेशी सहायता के लिए जिम्मेदार है। तो आपको याद रखना, अमेरिका ने जो है पहल प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता $3 मिलियन की दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओपन बजट सर्वे 2019 की संस्था ने जारी किया। तो ये संस्था है IBP, इंटरनेशनल बिजनेस पार्टनरशिप। ये जस्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि ये ओपन बजट सर्वे इंटरनेशनल बिजनेस सॉरी इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने जारी किया है। पहली बात तो आप ये जानिए। और ओपन बजट सर्वे क्या होता है? तो ओपन बजट सर्वे जो है ये 2 साल में एक बार जारी करती है ये संस्था, और ये यह बताता है कि किस देश का जो बजट है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना जो है पारदर्शी है। तो उसको उस हिसाब से वो रैंकिंग करती है 0 से 100 तक। तो एवरेज जो है रैंकिंग पूरी दुनिया की बात किया जाए तो एवरेज 45 है, एवरेज 45 है। तो 193 देश हैं, जिनमें से 117 देशों की इसने रैंकिंग निकाली है। 117 देशों में यदि भारत की बात की जाए तो भारत की जो पोजीशन है वो है 53वीं, मतलब 53rd स्थान है भारत का। और यदि स्कोर की बात किया जाए तो इसमें 49 अंक भारत ने प्राप्त किए हैं ओपन बजट सर्वे में। ये मैंने भारत लिखा है, इसमें पेन थोड़ी प्रॉब्लम है, जो है आपको जल्दी से मैं ये चीज़ उपलब्ध करवाऊँगा जिससे आसानी से इसको अच्छे से लिख सकूँ। तो ये भारत की पोजीशन है 53rd पोजीशन ओपन बजट सर्वे में, 49 इसका अंक है। और एवरेज बात किया जाए तो 45 अंक है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे न्यूजीलैंड है और सेकंड पोजीशन पे साउथ अफ्रीका है। वैसे इन दोनों का सेम अंक है, 87 इन्होंने स्कोर किया है। फर्स्ट पोजीशन आपको याद रखना न्यूजीलैंड की है, सेकंड साउथ अफ्रीका की, थर्ड मैक्सिको की, फोर्थ ब्राज़ील की। ये आपको इतनी जानकारी इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में हाल ही में जारी वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट्स
वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के अभाव में भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो पहली बात तो मैंने ये प्रश्न में ही सारी जानकारी इंक्लूड कर दी है कि भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है किस मामले में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में, कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जो है प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, मतलब उसकी कमी के कारण जो है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। कि हम आपको देख लेंगे वॉच लिस्ट, मतलब ऐसा हुआ कि ये जो है ये संस्था अमेरिका की ही है जिसने ये वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट जारी की है। तो ये आपको याद रखना है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैसे ये अधिकारों का हनन कर रही है या अधिकारों का अभाव वाली बात हो रही है भारत के लिए। तो जैसे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसका डुप्लीकेट फट से बन जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे कई बातें होती रहती हैं। जैसे हम कई एग्जांपल अभी देख सकते हैं। अभी जो हाइड्रोक्सो क्यूनोन करके जो ये मेडिसिन है, वो भी जो मेन इसका ब्रांड है वो कहीं और बना है, बट जो हमने इसको बनाया है भारत में वो उसका जेनरिक है मेडिसिन है। तो जेनरिक मेडिसिन भी जो कई सारी महंगी दवाएं हैं उनको उनकी कॉपी के तरीके से है, वो जो है इसी तरीके से कई और प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं उसमें मेन कंपनी कोई और रहती है, मतलब उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहाँ पे वो दिमाग लगा के नए इनोवेशन को जो करती है वो कंपनी अलग होती है, और उसमें जो प्रोडक्ट बनाने का कार्य उसका डुप्लीकेट बनाती है दूसरी कंपनी, वो वो डुप्लीकेट होता है। तो इनका ये कहना है कि इस मामले में भारत जो है बहुत आगे है। इस वजह से इन्होंने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है, मतलब एक तरह से इन्होंने चेताया है कि यदि आपने ऐसा नहीं किया, यदि इस तरह की बातों से यदि आपने यदि पीछे नहीं हुए तो हम जो है आपको यहाँ पे प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में या और भी कई अधिकारों से वंचित कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है। वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई सारे हमारे यहाँ भी जो नियम वगैरह बनाए गए हैं, बट यहाँ पे कई सारी ऐसी बातें हुई हैं जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के हनन की बात जो है ये कहता है सर। तो इसमें इतनी बातें आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स के सहयोग से डेमो 2 मिशन लॉन्च करेगी? तो ये नासा एजेंसी है, जो एलन मस्क का एक प्राइवेट एजेंसी है, स्पेस एजेंसी एलन मस्क की, उसके साथ में मिलकर डेमो 2 मिशन लॉन्च करेगी। डेमो 2 मिशन लॉन्च करेगी, आपको याद रखना है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एक्स के साथ में ये लॉन्च करेगी। इसके अतिरिक्त यदि बात करें, ये जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और ये रोसकॉस्मोस जो है रूस की एजेंसी है। और भी अतिरिक्त बातें आपसे करना था, बट और भी क्वेश्चन जो है हमें कवर करना है। आगे हम इसको कई 2 पार्ट में कर लेंगे, तो इसमें कई सारी चीज़ें हम आपको बता पाएंगे। तो नासा आपको पता है अमेरिका एजेंसी है, स्पेस एक्स प्राइवेट एजेंसी है, एलन मस्क की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये डेमो 2 मिशन क्या है ये बताना मैं भूल गया। तो डेमो 2 मिशन जो है 2 व्यक्तियों को, 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजने का मिशन है। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इतना बड़ा ये मिशन कैसे हो गया?
तो ये आप जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो बनाया गया था वो 5 अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा बनाया गया था 1993 में। 5 अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर बनाया था, जिसमें नासा, जाक्सा, ईएसए, रोसकॉस्मोस और कनाडा की एक स्पेस एजेंसी है जो सीएसए, ये सभी ने मिलके जो है 1993 में बनाया था इसको, अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को। तो यहाँ पे तब से लेके अभी तक जो है यहाँ पे इन्हीं स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री आते जाते रहते थे। इसमें अभी 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा रहा है। 27 मई 2020 को 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा रहा है। यही है वो डेमो 2 मिशन। तो ये आपको याद रखना है। इसमें और भी बातें हैं इसमें, लेकिन हम अगले वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने नए संसद भवन का निर्माण में कितने धन को मंजूरी दी है? तो 922 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ये नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। तो इसको पर्यावरण मंत्रालय, पहले बात तो आपको याद रखना है, पर्यावरण मंत्रालय ने इसको मंजूरी दी है। पर्यावरण मंत्रालय है और इसमें सरकार का एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का नाम है, आपको याद रखना है, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट विस्टा करके सिंपली उसको बोला जाता है, प्रोजेक्ट विस्टा। बट उसको यदि पूरा बोला जाए, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है निर्माण हो रहा है संसद का निर्माण हो रहा है, सचिवालय का, और राष्ट्रपति भवन से जो इंडिया गेट तक की 8 किलोमीटर की तक की दूरी है, उसके रास्ते का पुनर्निर्माण हो रहा है। तो ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है और इसका लक्ष्य 2022 तक ये पूरा हो जाएगा। तो इसमें संसद भवन के लिए 922 करोड़ का जो है धन जो है मंजूर हुआ है संसद भवन के लिए। और ये संसद भवन जो है बनाया जा रहा है ट्रायंगुलर शेप में, ये बात आपको याद रखना है। संसद भवन और सचिवालय जो है, सचिवालय भी बनाया जा रहा है और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो रास्ता है उसको पुनर्निर्मित किया जा रहा है। तो ये जो अभी वर्तमान में संसद भवन वगैरह है, तो ये आप जान लीजिए 93 वर्ष पुराना है। इसको किसने बनवाया था? तो इसको लुटियंस और बेकर ने मिलकर बनवाया था। लुटियंस और बेकर ने मिलकर को बनाया था 1912-13 में। ये सचिवालय की बात की जाए जो अभी वर्तमान में है, और ये जो अभी वर्तमान में है ये वृत्ताकार शेप में, सर्कुलर शेप में है, और जो बनने जा रहा है वो ट्रायंगुलर शेप में बनेगा। सचिवालय की यदि बात किया जाए तो उसमें बेकर ने इसको बनवाया था और राष्ट्रपति भवन को लुटियंस ने बनवाया था। और संसद की यदि बात किया जाए तो लुटियंस और बेकर दोनों ने मिलकर बनवाया था। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। आगे चलते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को भी मनाया गया था। इसकी थीम की बात करें तो थीम थी जर्नलिस्ट विदाउट फियर और फेवर। ये आपको थीम याद रखना है 3 मई को। इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी 2020 का आया हुआ है जो 2019 के डेटा बताता है। तो यहाँ पे आपको 2020 का जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की पोजीशन याद रखना है, 142 है, जो पिछली बार से जो है ड्रॉप हुई है पोजीशन। आई थिंक 2 रैंक जो है ड्रॉप हुई है। तो आपको याद रखना 142nd प्लेस पे भारत की पोजीशन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। तो ये स्वतंत्रता सूचकांक से मतलब सूचकांकों से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है
उसको मैं फिर से नया वीडियो अपलोड करूँगा। और इसके जो है 1-2 डेटा के अलावा बाकी सारे डेटा जो है अपडेटेड है। इसका वीडियो आप देखना चाहेंगे तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है इंडेक्स से रिलेटेड। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 नामक रिपोर्ट जारी की है। आईईए का मुख्यालय कहाँ है? तो आईईए का मुख्यालय है पेरिस में। ये वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट क्या है, इसने बताया है खास बात, इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं कि इसका यूज जो है पेट्रोल वगैरह का, इन सब का यूज जो है कम हो गया है लॉकडाउन के चलते। बट इसमें एक खास बात इन्होंने बताई है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका जो है उपयोग 1% बढ़ा है। तो ये आपको इसे याद रखना है। आइए एक मुख्यालय पेरिस में है, ये हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किसी अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो ये आपको याद रखना है। स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? तो टीएस तिरुमूर्ति को यूएनओ का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है भारत ने। तो इनको किसको रिप्लेस करके दिए? पहले थे सैयद अकबरुद्दीन, इनको रिप्लेस करके मतलब इनके स्थान पे जो है टीएस तिरुमूर्ति जी जो है भारत के नए जो है एक तरह से आप कह सकते हैं राजदूत यूएनओ में नियुक्त किए गए हैं। और ऑप्शन की बात किया जाए, दलवीर भंडारी का नाम आपने पिछले साल की चर्चा में बहुत ज़्यादा थे। ये आईसीजे के जो है एक प्रतिनिधि के रूप में है, भारत के प्रतिनिधि के रूप में है आईसीजे में दलवीर भंडारी। हैंक बेकेडम जो है ये डब्ल्यूएचओ में ये भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में है। इनको भी आप हाल ही में किस देश ने अपनी डिजिटल मुद्रा जारी करने की बात कही है? तो ये है चीन। डिजिटल मुद्रा का मतलब क्या हुआ? डिजिटल मुद्रा जैसे अभी जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, क्रिप्टो करेंसी पर जो बैन लगा था उसको जो है बैन को हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बात जो है चर्चा में थी। तो ये डिजिटल मुद्रा एक वही है, क्रिप्टो करेंसी है, आभासी मुद्रा ब्लॉकचेन मेथड से बनाई जाती है क्रिप्टोग्राफी से। ये ऐसा एक प्रोग्राम होता है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, इनक्रिप्टेड होता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी होती है, आभासी मुद्रा। और ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई देश, चूंकि इसको जो है कोई इस प्रोग्राम को कोई ब्रेक नहीं कर पाता, इससे इसका कोई मालिक नहीं है, तो इस पे जो है मालिकाना या उसका कंट्रोल किसी के हाथ में हो, ये बात जो है सिद्ध करने के लिए और सबसे पहले करने के लिए चीन ने ऐसा काम किया है। तो अभी ये नाम वगैरह इसका जारी नहीं हुआ है, ये जारी करने वाला है डिजिटल मुद्रा चीन। ये पहली बार ऐसा होगा किसी देश ने डिजिटल मुद्रा जारी की है। तो ये आपको याद रखना। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन आयोजित नैम समिट में भाग लिया। नैम के सदस्य कितने हैं? तो नैम बोले तो नॉन अलाइन मूवमेंट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी भी कहानी है, इतिहास है, किसी दिन बताएंगे आपको, अभी समय कम है। तो 120 इसके मेंबर हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त यदि इन ऑप्शंस की बात की जाए तो 193 मेंबर जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में है, ये आपको याद रखना है यूएनओ में। ये 54 आई थिंक राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों की संख्या है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ नेशन है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। 13 जो है ये भी ये मेंबर आपको मैंने ऑप्शन में इसलिए रखा है, ये भी चर्चा में था। ईयू, ईयू बोले तो यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ से ब्रिटेन के निकल जाने के बाद जो है इसकी मेंबर जो है 13 हो गए, पहले 14 थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा में ब्रू समुदाय को बसाने के फैसले का विरोध हुआ है, तो ब्रू जाति कहाँ की है?
तो ब्रू जाति आपको याद रखना है, ये कहाँ की है, ये है मिजोरम की, मिजोरम की है, इसको आपको याद रखना है। वैसे तो ये मिजोरम, मणिपुर, असम वगैरह में पाई जाती है, लेकिन यह ये वहाँ की जन्मजात जो इंडिजिनियस ट्राइब्स है वो मिजोरम की है। तो आपको याद रखना है, ब्रू समुदाय यदि पूछा जाए तो ये कहाँ की है, मिजोरम की। लेकिन ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह में भी पाई जाती है। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में ब्रू समुदाय कहाँ पे जो है ये चर्चा में था, विरोध इसका हो रहा था। तो ये त्रिपुरा में इसका जो है विरोध ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जनवरी में ये बात चर्चा में थी और फिर से ये जो है चर्चा में आई है। यहाँ पे जो मिजोरम में ब्रू समुदाय का, यहाँ पे और भी ट्राइब्स हैं, ब्रू समुदाय का अन्य ट्राइब से जो है विचार से रिलेटेड जो है विचारों का आपस में संघर्ष हुआ। संघर्ष इतना बढ़ गया कि ये खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसके कारण से ये त्रिपुरा की जो ब्रू ट्राइब्स है, ये मिजोरम की, सॉरी, मिजोरम की जो ब्रू ट्राइब्स हैं उनको त्रिपुरा में जो है माइग्रेट होना पड़ा। तो यहाँ मिजोरम की चूंकि ये ट्राइब है तो त्रिपुरा में इसका विरोध होने लगा। तो विरोध हुआ तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने त्रिपुरा सरकार से इनको प्रश्रय देने की, शरण देने की बात की। तो यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप वगैरह में इनको जो है प्रश्रय दिलाया गया। उसके बाद जो है ये जनवरी 2020 में ये बात थी। अब जो है अभी की ये बात है, जो अभी मई में ये विरोध हो रहा है, तो यहाँ पे जो रिफ्यूजी कैंप वगैरह में इनको प्रश्रय दिलाया गया था, तो यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा, लोकल कुछ संगठन उभर के आए त्रिपुरा में ही, उन्होंने इसका विरोध करना चालू कर दिया फिर से। तो ये बात फिर से ये चर्चा में आ गई, तो इसको आपको याद रखना है। ब्रू समुदाय मिजोरम का है, और वैसे ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर वगैरह में भी पाया जाता है। इसके पहले भी कुछ महीने पहले असम का बोडो समझौता भी बहुत चर्चा में था, बोडो अकॉर्ड। असम का आपको याद रखना है, रिलेटेड भी बातें बहुत ज़्यादा हैं, आपको बताएंगे। मणिपुर से रिलेटेड भी दो ट्राइब्स बहुत चर्चा में थी, एक नागा कुकी, इनमें भी संघर्ष ऐसे ही था, ये भी कई पिछले महीनों में चर्चा में थी। आपको याद रखना है, मणिपुर, नागा कुकी, असम का बोडो लैंड वाला अकॉर्ड। तो यहाँ पे आपको इतनी बात याद रखना है, ब्रू समुदाय। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो है ये जनवरी के टाइम पे जो सरकार के बीच में जो समझौता हुआ था, तो चतुर्पक्षीय क्वाड्रिलेटरल समझौता हुआ था। तो ये शब्द भी बार बार जो है कई बार आपने सुना होगा यदि आप न्यूज़ से कनेक्ट रहे होंगे। तो ये चतुर्पक्षीय मतलब केंद्र सरकार और ये त्रिपुरा की सरकार, मिजोरम की सरकार और ये ब्रू समुदाय के जो भी लीडर है, इन चारों के बीच में जो ये समझौता हुआ था जनवरी 2020 में, और इसके बाद ये मई में फिर से इस फैसले का विरोध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला ज्ञात जलीय डायनासोर स्पिनोसॉरस इजिप्टियस की खोज की है? तो ये पहला ज्ञात जलीय डायनासोर ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो इसके बारे में क्या खास आपको याद रखना है, ये पहली बात तो आप जान लीजिए, पहले ये था 95 मिलियन साल पहले ये पाया जाता था, ये जलीय डायनासोर था और ये मांसभक्षी था। तो ये इसको जो है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खोजा है, सीधी सी बात ये आपको याद रखना है। मोरक्को के पास एक जो है एक स्थान है, केन केन करके, वहाँ पे मोरक्को के पास जिब्राल्टर के समीप जो है, जिब्राल्टर जो जल संधि है जो स्पेन और मोरक्को के बीच में है, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर में, तो स्पेन और मोरक्को को जो जोड़ती है, उसी के पास में ये इसका जो है पता लगा है। तो पहला ज्ञात जलीय डायनासोर, ये आपको याद रखना है, ये जो भी नाम है ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। 95 मिलियन बस पुराना है, पहले का है, इसका जो है पता लगाया गया है। तो
ये आपको याद रखना है। अभी इसके अतिरिक्त बात कर लें, यहाँ पे हमने बात किया जिब्राल्टर जल संधि पूछा जाता है। स्पेन और मोरक्को दो मास लैंड को अलग करता है, और इधर जो है पश्चिम साइड में उसके अटलांटिक है ओशन, और इसके यदि पूरब साइड में बात करें तो इधर है भूमध्य सागर। तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन और भूमध्य ओशन को जो है ये जोड़ती है, तो ये जल संधि जिब्राल्टर जल संधि इसको बोला जाएगा। तो जल राशियों को जोड़ने का कार्य करती है जल संधियाँ, और दो मासलैंड को, दो भूमि के टुकड़ों को अलग करने का कार्य करती है। लास्ट क्वेश्चन अपना है आज का, बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उसमें आपको मैं जल्दबाजी में अच्छे से सारी चीज़ों को बता नहीं पाऊँगा, इसलिए अगले वीडियो में हम इसके बारे में बाकी चर्चा करेंगे। आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी सूची में किस देश की टीम जो है शीर्ष रैंक पर रही है? तो ये टेस्ट सूची जो है जारी हुई है, जस्ट अभी की बात करें, ये तीनों सूचियाँ जारी हुई हैं। तो यहाँ टेस्ट रैंक में यदि बात किया जाए तो ये क्रम से ही है। शीर्ष रैंक पे ऑस्ट्रेलिया रहा इस बार, सेकंड पे न्यूजीलैंड रहा, फोर्थ पे भारत और थर्ड पे भारत और फोर्थ पे इंग्लैंड। तो ये वैसे भी 2016 से भारत ही यहाँ टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट था, बट इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया एक और रैंकिंग में आगे है, तो ये टी20 में भी जो आईसीसी की लिस्ट आई है उसमें टॉप पे जो है ऑस्ट्रेलिया है, और यदि सेकंड पोजीशन की बात करें तो उसमें इंग्लैंड है, और थर्ड पोजीशन में भारत है। तो ये टी20 के है, और उसके पहले 1 मई को जो है ओडीआई की भी, वनडे इंटरनेशनल की भी रैंकिंग आई है, जिसमें इंग्लैंड जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, इंडिया सेकंड पे है, और न्यूजीलैंड थर्ड पे है। तो इसके और भी हम न्यूज पे चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस पे आगे नेक्स्ट वीडियो पे। इससे में क्या है, जल्दबाजी हो जाएगी और हम और भी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, क्या क्या चीज़ें बताना था, और उससे क्या है आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी वीडियो को अच्छे से आप देखते रहिए और इसको सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सभी जगह लाइक करिए।